हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी शिक्षण के अंतर्गत दृश्य श्रव्य साधन के बारे में कि भाषा शिक्षण में या हिंदी शिक्षण में ऑडियो विजुअल एड्स का जो प्रयोग किया जाता है वो क्यों किया जाता है, उसकी क्या आवश्यकता है, ये होते क्या हैं ऑडियो विजुअल एड्स, दृश्य श्रव्य सामग्री या फिर दृश्य श्रव्य साधन क्या होते हैं। पिछले लेक्चर के माध्यम से मैंने एसएसटी के अंतर्गत ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में बहुत कुछ बताया था, काफ़ी कुछ बताया इसके बारे में, सही से समझाया था। बट इसमें भी बताना बहुत आवश्यक है क्योंकि बहुत आप में से कुछ छात्र ऐसे हैं जिनके पास एसएसटी सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ हिंदी टीचिंग है और संस्कृत है, तो वो उसको देखते ही नहीं है। ये तो श्योर है कि ये तो मुझे पता है कि आप लोगों में क्या होता है कि जो ज़रूरत की चीज़ है, जो सब्जेक्ट आपका है वही पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं समझते। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने सब्जेक्ट के अलावा भी और किताबें भी यूज़ करते हैं, उसको पढ़ते हैं। लाइब्रेरी में कभी मैंने नहीं जाते देखा किसी को कि लाइब्रेरी में जाएं और एक्स्ट्रा किताब पढ़ें। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि आपका जो हिंदी टीचिंग है, इसके अलावा आप ना एसएसटी पढ़ना चाहते, ना साइंस पढ़ना चाहते, ना और कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते, ठीक है। तो इसलिए दोबारा इनको बताना पड़ रहा है आप केस में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये जो भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का यूज़ किया जाता है ऑडियो विजुअल एड्स का, तो ये क्यों किया जाता है, क्यों इसलिए किया जाता है, ये तो आप जानते हैं कि जो टीचिंग है, एजुकेशन जो प्रोसेस है, शिक्षा की जो प्रक्रिया है, उसमें कहीं ना कहीं शिक्षण के क्षेत्र में देखा जाए तो प्रारंभ से ही ज्ञान को बहुत सरल, सुबोध या फिर रुचिपूर्ण यानी इंटरेस्टेड बनाने के लिए बहुत सारे सहायक साधनों के प्रयोग पर बल दिया जाता रहा है, ठीक है। आपने सुना होगा टीचिंग एड्स, सहायक साधन, ठीक है, सहायक सामग्रियों का प्रयोग तो क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा जो नीरसता आती है कक्षा में, क्लास में जो नीरसता आती है या फिर रुचि कम होती है बच्चों की, या परेशान होते हैं, बोरियत होती है, वो कहीं ना कहीं या बच्चे ऊब रहे होते हैं, वो उसको दूर करने के लिए इन साधनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये साधन जो है कभी प्राचीन शिक्षण परिपाटी के अनुसार प्रश्न के रूप में प्रयुक्त हुए और कभी पंचतंत्र की मनोरंजक कहानियों के रूप में। ज्ञान को ठोस अथवा एवं स्थायी बनाने के लिए गुरुओं ने शिष्यों को देशाटन भी कराया। प्राचीन की बात कर रहे हैं, उन्होंने प्रत्येक वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान देने का यत्न किया। इन साधनों का उपयोग केवल इस उद्देश्य से किया गया कि शिष्यों का यानी छात्रों का, विद्यार्थियों का जो मन है और उनकी अवधान शक्ति है वो वांछित तत्वों पर ही केंद्रित रहे। मतलब जो सही चीज़ है, जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है क्लास में, उस पर ही ध्यान रहे और इधर उधर उनका ध्यान नहीं भटके, ठीक है। उन्हें प्रत्येक वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान देने का भी यत्न किया। इन साधनों का उपयोग केवल इस उद्देश्य से किया गया कि शिष्यों का मन और उनकी, ये बताया ना, केंद्रित है। साथ ही ये भी उद्देश्य रहा कि शिक्षण कहीं निर्जीव और बोझिल ना हो जाए, ठीक है। और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिन साधनों का जो प्रयोग हुआ उनका नामकरण उनके अनुसार किया गया। मौखिक रूप से, अगर मौखिक रूप में शब्द चित्र प्रस्तुत करने वाले साधनों को मौखिक साधन और प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले साधनों को प्रदर्शनात्मक साधन कहा गया। मौखिक साधनों में छात्र अपनी श्रवण इंद्रिय, जो सुनने की जो इंद्रियां हैं, उनसे काम लेता है, और प्रदर्शनात्मक यानी कि अर्थात दृश्य साधनों में अपने जो चक्षु हैं उनसे स्वयं देखकर ज्ञान प्राप्त करता है। इसी आधार पर दृश्य और श्रव्य दो साधनों का जन्म हुआ। दृश्य साधन क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ दिखाई देता है, चित्र दिखाई देता है, जैसे मानचित्र की अगर हम बात करें, शब्द चित्र की बात करें, भाषा शिक्षण की अगर हम बात करें तो शब्दों का एक चित्र बनाया जाता है और वो शब्द चित्र दृश्य सामग्री कहलाता है, दृश्य साधन कहलाता है। सिर्फ दिखाई देता है, उससे आवाज़ नहीं आती है। और दूसरे जो श्रव्य साधन होते हैं, अभी इनके प्रकार के बारे में बताएंगे आपको। तो आज के जो वैज्ञानिक युग ने इन साधनों को निरंतर विकसित कर कुछ ऐसे उपकरणों को जन्म दिया जो दृश्य और श्रव्य
यानी ऑडियो एंड विजुअल दोनों को ही की ही कोटि में गिने जा सकते हैं। वस्तुतः दोनों के सामंजस्य का ये एक नया रूप है, इसे दृश्य श्रव्य साधन कहा जाता है। ठीक है, इसका मीनिंग है दृश्य श्रव्य साधनों से जो तात्पर्य है, हम ये भी कह सकते हैं कि उन साधनों, विधाओं, उपकरणों एवं वस्तुओं से है जो अध्यापकों को अपने छात्रों के नेत्रों एवं जो श्रवण इंद्रियां हैं उनके माध्यम से उनकी अवधान शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ईसी डेंट ने कहा है, ईसी डेंट के अनुसार इन्होंने कहा है कि दृश्य श्रव्य साधनों का अर्थ उन समस्त साधनों से है जो कक्षा में अथवा अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित अथवा मौखिक रूप से पाठ्य सामग्री को समझाने में सहायता करते हैं और शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं। मतलब मीन्स इसका यह है कि जो पाठ्य सामग्री है, जो मटेरियल है, आप कह सकते हैं जो कंटेंट आपका सही है, पाठ्य वस्तु जिसको आप पढ़ा रहे हो उसको आसानी से बच्चे समझे, बच्चों का जो ध्यान है उस पर ही केंद्रित रहे, मन से विचलित ना हो, उनके जो ध्यान में आने वाली जो बाधाएं हैं वो दूर हो सके, इसलिए और शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मातृभाषा, यानी जो भाषा शिक्षण में इन साधनों की क्या आवश्यकता है और क्या महत्व है। तो अगर भाषा शिक्षण में विशेष रूप से जो भाषा की शिक्षा है उसमें दृश्य जो श्रव्य साधन है उनका महत्व विशेष माना गया है, बहुत अधिक माना जाता है। वर्तमान शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। वर्तमान की जो शिक्षा है वो मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है, ये बाल केंद्रित है और बालक ही संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु माना गया। देखिए मैंने कई बार आपको क्लास में बताया भी था, शायद जो मेथड्स इसके बारे में बताया था कि विषय केंद्रित, छात्र केंद्रित, आपने वो कैरिकुलम में पढ़ा होगा, तो वही है। तो आज की जो शिक्षण प्रक्रिया है वो उसका जो केंद्र बिंदु किसको माना गया, छात्र को माना गया, बालक को, बालक के आधार पर ही शिक्षा दी जा रही है। आप देख रहे हो संस्थान खुलते हैं, बहुत सारे स्कूल खुल रहे हैं, तो उसमें एसी लग रही है, ये लग रही है, पूरी व्यवस्था हो रही है, अच्छे से फर्नीचर अच्छा, वीआईपी सब कुछ अच्छा होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं बच्चों को ध्यान में रखते हो कि बच्चों को फैसिलिटी दी जाए। और हालांकि उसका रीज़न एक और भी है कि वर्तमान में हम ये भी कह सकते हैं कि लोगों ने इसको बिजनेस बना रखा है शिक्षा को, तो जैसा दिखेगा वैसा बिकेगा वाली बात हो गई है कि जैसे संस्थान होगा, जैसे स्कूल होगा, एटमॉस्फेयर होगा, जैसे एटमॉस्फेयर जैसा वातावरण होगा वहाँ का, और जैसा वहाँ का जैसी सुख सुविधा होगी बच्चे के लिए, वहाँ पे बच्चा प्रवेश लेता है। ठीक है, अब नहीं देखता कि वहाँ पे टीचर कैसे हो, वो क्या है, बस सिर्फ ये देखते हैं वहाँ सुविधा है नहीं है। तो ये चीज़ है, तो इसलिए बालक के अनुरूप ही शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाती है। ठीक है, तो शिक्षण प्रक्रिया में जिस स्वाभाविक भाषा को वह सीखता है, जिसके माध्यम से वह अपने जो मनोभाव व्यक्त करता है, और वह जो है एक क्या है, भाषा ही होती है, मातृभाषा ही होती है, चाहे वह हिंदी हो या अथवा कोई अन्य भाषा हो। भाषा में तो आप समझते हैं हिंदी, संस्कृत, उर्दू और सही है इंग्लिश, बाकी क्षेत्रीय भाषाओं के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत सारी भाषाएं हैं। तो इसी भाषा के अधिकारपूर्ण ज्ञान का जो उसकी भावी विद्यार्थी जीवन एवं इंडिविजुअल डिफरेंस है, जो उसका व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन निर्भर करता है। और मातृभाषा के अध्यापन में हमें उन समस्त साधनों का आश्रय अनिवार्य रूप से लेना पड़ता है या पड़ेगा, जो विद्यार्थी के भाषा ज्ञान को पूर्ण और स्थायी बना सके। ठीक है, अगर इन साधनों के महत्व के संबंध में एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है, सुना होगा आपने, एक चित्र 10,000 शब्दों के बराबर होता है। आप बच्चे को अगर 10,000 शब्द भी, कितने भी नए से नए शब्द रटाएं, या किसी भी विद्यार्थी को नए से नए शब्दों का प्रयोग कराया जाए, रटाए जाए, याद कराया जाए, लेकिन उनमें से वो कुछ ना कुछ तो भूल जरूर जाएगा। सही है, छात्र क्या होते हैं, अधिकतर शब्दों को भूल जाएंगे। लेकिन यदि छात्रों के समक्ष कोई चित्र, सही है, कोई डायग्राम बना करके प्रस्तुत किया जाए तो बच्चा जल्दी नहीं भूलेगा।
उसको अधिक समय तक याद रखेगा और छात्रों के जो कौतूहल है उनको जागृत कर दिया जाए तो वह स्वयं उसके संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के उत्साह में बहुत सी बातें जान जाएंगे और उन्हें याद भी रख सकेंगे। कोई डायग्राम हम चित्र बना करके, शब्द चित्र या कोई चित्र बना कर बच्चों को दिखाते हैं वो हमेशा याद रहता है। आप देखते हो छोटे बच्चों में बड़ी बड़ी किताबें आती हैं, बड़े बड़े अक्षर लिखे हुए होते हैं, या फिर कार्ड आते हैं, सही है, कार्डों का इस्तेमाल किया जाता है स्कूलों में, नर्सरी प्राइमरी स्कूलों में। तो बच्चे उनको कार्ड को जल्दी जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है, एप्पल दिखाया तो एप्पल रियल में दिखाया तो बच्चे से कहेगा एप्पल और ये ए से बनता है एप्पल। ठीक है, सही। छोटा सा अनार, तो अनार दिखा दिया उसको रियल में अनार, और छोटा आ बना के दिखा दिया तो ये आ है, आ से ये अनार होता है। तो बच्चा हमेशा के लिए वो याद कर लेता है, अधिक समय तक याद करता है। ठीक है, और हम शब्दों का इस्तेमाल करें खाली, उसको मौखिक रूप से या लिखित रूप से रटाते रहें तो वो ज़्यादातर वो उसमें से भूल जाता है। ठीक है, इन साधनों जो दृश्य श्रव्य साधन है उनकी आवश्यकताओं के बारे में या महत्व के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं इसी क्रम में, उनके आधार पर हम अध्ययन करते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, आप चाहे नोट कर सकते हैं, दृश्य श्रव्य साधनों का जो प्रयोग है वो अधिगम की प्रक्रिया में अधिक आकर्षण और रुचि पैदा करता है, जिससे बालक आनंदपूर्ण वातावरण में विषय संबंधी ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो विषय संबंधित जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं उस विषय संबंधित ज्ञान का आनंद भी लेते हैं। सही है, यानी आनंदपूर्ण वातावरण कैसे, जब हम किसी डायग्राम का, सहायक सामग्री का, दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं या श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हैं तो बच्चों का मनोरंजन के साथ उसको सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग द्वारा बालकों को अध्ययन करने की जो प्रेरणा भी मिलती है, उनको वो मोटिवेशन भी मिलता है। और दृश्य श्रव्य साधनों के द्वारा बालक प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं, प्रत्यक्ष डायरेक्ट अनुभव एक्सपीरियंस मिलता है उनको, और प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान स्थायी होता है क्योंकि इसमें अधिक ज्ञानेंद्रियां भाग लेती हैं। और इन साधनों के प्रयोग से कक्षा के परंपरागत शैक्षिक ढांचे में परिवर्तन आ जाता है। बालकों को हंसने, बोलने व प्रश्न पूछने के अवसर मिलते हैं। इंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं और तथा दृश्य श्रव्य साधन इन द्वारों को शिक्षा के द्वारा खोलने के महत्वपूर्ण साधन भी होते हैं। दृश्य श्रव्य जो साधन है वो बालकों को शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे वे पाठ में अधिक रुचि लेते हैं। सही है, इंटरेस्ट जिसे हम बात कर रहे थे, रुचि तो जरूर लेते हैं। और इन साधनों के प्रयोग से शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो अत्यंत बहुत ज़्यादा सरल हो जाती है और स्पष्ट भी हो जाती है। और इनके प्रयोग से बालकों में कल्पना शक्ति, जो इमेजिंग पावर होती है उसका, और तर्क शक्ति का भी विकास होता है, लॉजिक लगाने का भी विकास होता है। और इन साधनों का जो निरंतर अगर प्रयोग किया जाए तो बालकों को नए नए अनुभव प्रदान करता है ये, जिससे उनमें तुलनात्मक, विश्लेषणात्मक, निरीक्षणात्मक या निरीक्षण एवं मूल्यांकन क्षमता का भी विकास होता है। और इन साधनों के माध्यम से बालकों की शब्दावली में भी वृद्धि होती है, क्योंकि इनका प्रयोग करते हुए नए नए शब्द निकल के आते हैं, वो शब्द बच्चों को याद होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो है, उनकी जो डिक्शनरी है, उनका जो शब्दावली है वो बढ़ती है, उसमें बढ़ोतरी होती है, उसमें वृद्धि होती है। रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, सिनेमा आदि का अगर प्रयोग करते समय वे नए नए शब्द सुनते हैं और उनको ग्रहण भी करते हैं, इसलिए उनकी शब्दावली में वृद्धि होती है। ठीक है, ये जो साधन है वो बालकों में रटने की जो प्रवृत्ति है उसको भी कम करते हैं। भाई किताब आप बार बार रटाओगे, ये किताब है, ये किताब है, ये किताब है, बच्चा रटेगा किताब किताब। बच्चों को आप दिखा दोगे ये किताब तो बच्चा जल्दी याद कर लेगा कि ये क्या है, किताब है। पोस्टर दिखाएंगे, क्या है, पोस्टर है। जैसे हम अभी आम की अगर हम बात करें तो आम, छोटा आ आप लिखोगे, बड़ा आ, माँ, बच्चे को समझा रहे हैं आप, तो आम, वही चीज़ आप रियल में दिखा दो, बेटा ये क्या है, आम है। ये दूसरी बार दिखाओगे, तीसरी बार दिखाओगे, वो हमेशा के लिए उसको याद हो जाएगा, देखते कहेगा आम है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है इस तरीके से। तो नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि दृश्य जो ये साधन है इनके प्रयोग से मंदबुद्धि और पिछड़े बालकों को सीखने में भी बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। और इन साधनों के महत्व के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने कई सारे विचार भी प्रकट किए हैं।
जैसे एक चीनी कहावत है, एक कहावत है, नॉर्मली आप सुनते भी होंगे कि एक बार देखा हुआ 1000 बार कानों से सुने हुए से अच्छा होता है। कहाँ आप देख रहे हो कानाफूसी लोग करते हैं, आजकल तो राजनीति हो रही है, आप किसी भी विद्यालय में कहीं भी चले जाइए, घर में भी राजनीति होती है, कानाफूसी, चुगलखोरी ये सब होता रहता है, तो लोग बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें विश्वास नहीं करना चाहिए। कहते नहीं एक बार अगर आपने देख लिया वो सत्य है, लेकिन 1000 बार सुना तो क्या वो गलत भी हो सकता है। तो वो देखा हुआ, एक बार देखा हुआ 1000 बार कानों से सुने हुए से अच्छा होता है। ये कहावत जो है वो चीन की है, चीनी कहावत। नेक्स्ट, अरस्तु ने कहा है कि चक्षुओं द्वारा दृश्य वस्तु मस्तिष्क की चेतनाओं पर अमिट प्रभाव डालती है। ठीक है, कि जो चक्षुओं द्वारा दृश्य कोई देखी हुई वस्तु को देखा जाता है तो वो उसके माइंड पर, मस्तिष्क की जो चेतनाएं हैं यानी नर्वस सिस्टम कह सकते हैं आप, तो उन पर एक अमिट प्रभाव, गहरा प्रभाव डालती है। ठीक है, क्रो ने कहा है कि दृश्य श्रव्य साधन, क्रो एवं क्रो ने दृश्य श्रव्य साधन सीखने वालों को व्यक्तियों, घटनाओं, वस्तुओं के कारण तथा प्रभाव संबंधों के नियोजित अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर देते हैं। ठीक है, ऐसी और है विद्वान, उन्होंने कहा है, कई सारे हैं वैसे तो, बिटिच एवं सुलारा, इन्होंने कहा है दृश्य श्रव्य विधियाँ और वस्तुएं भावपूर्ण सीखने, प्रबल छात्र रुचि और उत्साह तथा विद्यालय में सफलता के लिए अति लाभदायक आधार हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, दृश्य श्रव्य साधनों का वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं, या प्रकार कह सकते हैं आप। तो इसके बारे में बहुत विस्तार पूर्वक उन्होंने बताया है। अगर हम आप SST वाली जो है मेरा लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है। तो हाँ, वर्गीकरण, इसमें अगर हम प्रकार की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ऑडियो विजुअल जो एड्स होते हैं, दृश्य श्रव्य साधन या सामग्री, उनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 दृश्य साधन। तो ये जो दृश्य साधन भी कह सकते हैं, उपकरण भी कह सकते हैं, इनके अंतर्गत वे सभी साधन या उपकरण आते हैं जिनका सीधा संबंध छात्रों की दृष्टि से होता है। ठीक है, देखने से होता है। दृश्य मीन्स देखना। इस प्रकार के साधनों में जैसे वास्तविक पदार्थ, रियल मटेरियल जिसे बोलते हैं, वास्तविक पदार्थ, प्रतिमूर्तियाँ, चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र, मूक चित्र, चित्र विस्तारक, चार्ट, श्यामपट एवं फेल्ट बोर्ड, सरस्वती यात्राएं, इस तरीके से ये सब दृश्य साधन माने जाते हैं, और जिसमें आवाज़ नहीं होती है ना वो चलते हैं, वो सिर्फ देखे जा सकते हैं। दूसरा है श्रव्य उपकरण या श्रव्य साधन। तो श्रव्य साधन में जैसे लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन, टेलीफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर इत्यादि सब आते हैं। इसमें क्या है, श्रवण जो इंद्रियां होती हैं उनका उपयोग करते हैं छात्र, और इन साधनों की सहायता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। रेडियो द्वारा, सपोज दैट रेडियो की हम बात करें तो रेडियो में सिर्फ क्या आता है, आवाज़ आती है, ना तो वहाँ दिखाई देता है और ना चित्र चलते हैं, सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है। तो ऐसे साधनों को या ऐसी सामग्री को श्रव्य साधन या श्रव्य सामग्री कहा जाता है। आप कह सकते हैं श्रव्य सहायक सामग्री भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है दृश्य श्रव्य साधन, तीसरा। तो ये जो दृश्य श्रव्य होते हैं, इनके अंतर्गत वे सभी साधन आ जाते हैं जिनका संबंध छात्रों की आँख एवं कान दोनों से स्थापित किया जाता है। यानी आँख से आप उसको देख भी सकते हैं और कानों से सुन भी सकते हैं। ठीक है, जैसे टेलीविज़न चलाया जा रहा है तो उसमें आवाज़ भी आ रही है और चित्र भी है। तो ऐसे साधनों में जैसे नाटक, चलचित्र, टेलीविज़न, है ना, इस तरीके से प्रोजेक्टर, मूवी चलाना, सिनेमा हॉल, ये सब साधनों का जो प्रयोग है वो कहीं ना कहीं छात्रों की रुचि विषय वस्तु में अधिक से अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं भाषा शिक्षण में इन समस्त साधनों का जो प्रयोग है कहाँ और किस प्रकार हो सकता है। जैसे पहला है, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, आप नोट कर सकते हैं, वास्तविक पदार्थ, रियल मटेरियल। तो वास्तविक पदार्थों को देखकर छूकर छात्र प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त भी कर सकते हैं, और छोटी कक्षाओं में जैसे फल, फूल, रंग आदि का ज्ञान छात्रों को कक्षा में देने के लिए इनका प्रदर्शन बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है। ठीक है, बड़ी कक्षाओं में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है।
इससे जो है शब्द भंडार भी बढ़ता है बच्चे का। और प्रतिमूर्तियाँ, ठीक है, जो मूर्तियाँ वगैरह होती हैं वो नेक्स्ट है। तो यहाँ पर जैसे वास्तविक पदार्थों को कक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है ना, तो वास्तविक पदार्थ की हम बात करें, ताजमहल पढ़ा रहे हैं तो ताजमहल को हम वहाँ पर क्लास में नहीं ला सकते ना, ठीक है, तो उसकी प्रतिमूर्ति बना सकते हैं। ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं है ना, कुतुब मीनार, ताजमहल तथा बड़े बड़े बांध, पशु पक्षी आदि के संबंध में ज्ञान देने के लिए इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा लाभप्रद माना जाता है। छोटे छोटे मॉडल बना के तैयार कर लिए, ठीक है, चित्र बना लिया, इस तरीके से ताजमहल का चित्र बना के चार्ट में आपने बच्चों को दिखा दिया तो ये ताजमहल है, ठीक है। भाषा के क्षेत्र में रचना, स्मरण, कल्पना शक्ति के विकास के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें जो है नाटक, कविताएं आदि भी रोचक बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट है चित्र। चित्र में देखो बहुत सारे आगे, इससे क्या है, कल्पना शक्ति का, निरीक्षण शक्ति का बच्चों का विकास भी होता है, सौंदर्य भूति भी बढ़ाते हैं उनके बच्चों की, और चित्र रचना की ओर भी प्रोत्साहित करते हैं चित्र बनाने के लिए। एक टीचर जब एक अच्छा टीचर बना करके उसको सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग करता है बच्चों के सामने, तो बच्चों के मन में भी कहीं ना कहीं ये जिज्ञासा आती है कि हम भी चित्र बनाएं, अच्छे से अच्छा चित्र बनाएं, ठीक है। इसी कारण जो पाठ्य पुस्तकों आदि में चित्रों की व्यवस्था भी की जाती है। छोटे क्लासों में, बड़े क्लासों में भी चित्र बनाए जाते हैं, क्योंकि ताकि बच्चा जल्दी से आसानी से सीख सके। नेक्स्ट है रेखा चित्र तथा आकृतियाँ। तो रेखा चित्र में जैसे वस्तुओं, प्रतिमूर्तियों तथा चित्रों के अभाव में अध्यापक द्वारा श्यामपट पर चौक से कुछ रेखाएं, कोण, घुमाव आदि बनाकर पाठ्य वस्तु को स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे देखो, एक सहायक सामग्री के रूप में श्यामपट भी का भी प्रयोग किया जाता है दृश्य सामग्री के रूप में, कि वहाँ पर आप चित्र नहीं बना पाए तो आप चौक से वहाँ पर चित्र बना सकते हैं, ब्लैक बोर्ड का यूज कर सकते हैं, श्यामपट का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है मानचित्र। तो मानचित्र वही है कि उसमें ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक प्रसंगों को भी स्पष्ट तरीके से करने के लिए सभी कक्षा स्तरों पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। चित्र विस्तारक, इसकी सहायता से चित्रों को बड़ा करके दिखाया भी जा सकता है, मैजिक लेटर भी कहते हैं इसको। और छोटी और माध्यमिक कक्षाओं तक रचना कराने तथा उनका निरीक्षण और कल्पना शक्ति एवं भाषा विवृत्ति संबंधी ज्ञान की जांच करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। श्यामपट के बारे में हम बात कर ही रहते हैं। ऐसी फ्लोन बोर्ड है, शैक्षिक भ्रमण है। शैक्षिक भ्रमण से भी इस प्रकार की यात्राओं का आयोजन से छात्राओं में क्या है, सृजनात्मक प्रवृत्ति की संतुष्टि होती है, उन्हें आनंद प्राप्त होता है, निरीक्षण शक्ति बढ़ती है तथा व्यवहारिक भाषा का ज्ञान तथा उस पर अधिकार भी होता है। इस तरीके रेडियो है, टेलीविज़न है, टेप रिकॉर्डर है, नाटक है, चलते बहुत सारा हो गया। नेक्स्ट हम थोड़ा सा एक हल्की नज़र डालते हैं। टेलीविज़न वगैरह में आप जानते ही हैं, उसमें नाटक के बारे में भी जानते हैं, पता है। दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग में के मुख्य सिद्धांत, कुछ सिद्धांतों जिनके आधार पर इनका प्रयोग किया जाता है। पहला है ये जो उद्देश्य दिए वो MP मोफात ने दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करते समय कई सारे सिद्धांत दिए, इन पर बल दिया है। पहला है उद्देश्य का सिद्धांत। तो मोफात ने कहा है कि दृश्य श्रव्य साधनों का जो प्रयोग करते समय छात्रों को उनके उद्देश्य स्पष्ट किए जाने चाहिए, जिससे पाठ में उनकी रुचि बढ़ेगी और वे अधिक सक्रिय होकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। उनको आप बताओगे नहीं इसका उद्देश्य क्या है तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, मनोरंजन का साधन के समझकर सिर्फ टाइम पास करेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट है साधन का सिद्धांत। तो श्रव्य दृश्य साधन नहीं होते, बल्कि एक साधन मात्र होते हैं, सही है। ये साधन शिक्षक का स्थान नहीं ले सकते। इनका लक्ष्य पाठ को सरल एवं स्पष्ट बनाना है, जिससे छात्र को ज्ञान की प्राप्ति हो सके, या सरल रूप में, स्पष्ट रूप में उसको ज्ञान को या कंटेंट को, आपके पाठ्य वस्तु को, प्रकरण को आसानी से समझ सके। नेक्स्ट है चयन का सिद्धांत। तो चयन का सिद्धांत मेन है, इन साधनों का जो चयन छात्रों की आयु, रुचि, मानसिक रुचि स्तर और उनकी उपयोगिताओं को ध्यान में रखते हुए उनका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। ये साधन समय, धन और ऊर्जा का अपव्यय करने वाले नहीं होने चाहिए, ज़्यादा महंगे नहीं होने चाहिए, ठीक है। ऐसे प्रेरणा के सिद्धांत है, मतलब ऐसे इनका प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि बच्चों को प्रेरणा, इससे अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें प्रेरणा भी मिलती रहे और अधिक बच्चे सक्रिय होकर कार्य करते रहें। ऐसे प्रभावपूर्णता का सिद्धांत है। प्रेरणा का सिद्धांत हो गया, चयन का सिद्धांत, साधन का सिद्धांत, उद्देश्य का सिद्धांत और प्रभावपूर्णता का सिद्धांत। नेक्स्ट है लास्ट, प्रभावपूर्णता का सिद्धांत जो होता है, दृश्य श्रव्य साधन महत्वपूर्ण, उपयोगी, अर्थपूर्ण और प्रभावपूर्ण होने चाहिए, ठीक है।
तभी वे लक्ष्य को प्राप्त करने में छात्रों की सहायता कर सकेंगे। शिक्षा की प्रक्रिया तभी रुचिकर और गतिशील बनेगी जब कक्षा में इनका प्रभावपूर्ण प्रयोग किया जाएगा। ठीक है छात्रों, हालांकि इसके प्रयोग में इसका प्रयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, जैसे नेक्स्ट हेडिंग है ये दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग में ध्यान रखने योग्य बातें। तो कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे दृश्य श्रव्य साधन कक्षा में पढ़ाए जा रहे प्रकरण से संबंधित होने चाहिए। ऐसा नहीं है आप पढ़ा कुछ रहे टॉपिक कुछ और है दिखा कुछ और रहे हो, है ना, हाथी पढ़ा रहे हो और दिखा रहे हो एलिफेंट, ताजमहल पढ़ा रहे हो और बिल्डिंग चित्र दिखा रहे हो कुतुब मीनार का, तो वो सही नहीं है, लाल किला का दिखा रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं कंटेंट्स जो आपके प्रकरणों से संबंधित होने चाहिए और इनका प्रयोग करते समय शिक्षक और छात्र दोनों को ही सक्रिय रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने चित्र टांग दिया बच्चे देखो इसको क्या है, आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, और इनका प्रयोग करते समय शिक्षक को संकेतक का प्रयोग करना चाहिए, यानी पॉइंटर का यूज करना चाहिए। ठीक है, इनका जो प्रयोग है केवल पाठ को सरल और रोचक बनाने के लिए ही किया जाना चाहिए। ठीक है, अनावश्यक रूप में इनका प्रयोग अवांछनीय माना जाता है और इनके प्रयोग पर अधिक समय नहीं लगाना चाहिए। ये नहीं पूरा पीरियड उसमें निकाल दिया, बच्चे मनोरंजन में ही रहेंगे खाली। ठीक है, ये जो साधन है छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत सारी अनेक बातें हैं, इनका प्रयोग करते समय उनका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू छात्रों, धन्यवाद।